नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी भी बढ़िया मस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड BHIE 141 चीन के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन इस PDF में रखे हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं। जहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि अफीम युद्ध के कारणों और परिणाम पर चर्चा कीजिए। तो देखो, जब जब आप चीन का इतिहास पढ़ोगे तो आपको दो अफीम युद्धों को पढ़ना पड़ेगा। पहला अफीम युद्ध जो है वो 1839 से 1842 तक, यानी कि 1839 से 1842 तक लड़ा गया। और जो दूसरा अफीम युद्ध चला है वो 1856 से 1860 तक चला है। ये अफीम युद्ध क्यों लड़े गए, चीन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि अफीम युद्ध का कारण क्या था। आखिर क्यों ब्रिटेन और चाइना के बीच में ये वॉर हुई। तो सीन ये था कि जो ब्रिटेन है और जो यूरोपियन देश हैं, ये बड़ी मात्रा में चीन से बहुत सारे सामानों का इंपोर्ट करते थे। यानी कि अगर मैं बात करूं, खाली यहाँ पर ब्रिटेन की बात करता हूँ और यहाँ पर चाइना की बात करता हूँ। तो जो ब्रिटेन था, ये चाइना से क्या करता था, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदता था, रेशम खरीदता था और बड़े पैमाने पर चाय खरीदता था और बदले में सोना और चांदी दिया करता था। यानी कि सोना और चांदी के बदले में चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, चाय और अन्य चीनी उत्पादों की डिमांड होती थी। और इन सभी चीज़ों की जो डिमांड है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। बदले में चीन इन देशों से कुछ खरीदता नहीं था। तो व्यापार क्या होने लगा, घाटे में होने लगा। यहाँ की पूंजी तो यहाँ पर जाने लगी और यहाँ का सामान यहाँ जाता था। इससे चीन को तो प्रॉफिट होने लगा, बट इन यूरोपियन कंट्रियों को कोई फ़ायदा नहीं था। अब ऐसे में ये यूरोपियन कंट्रियाँ ये चाहती थी कि चीन भी इनसे कोई सामान ले, ठीक है, और ये बदले में इससे सामान ले ताकि व्यापार बैलेंस में चलता रहे। बट चीन को इनके प्रोडक्ट में कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं था। अब ऐसे में ये लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या करें जो चाइनीज़ जो लोग हैं वो हमसे कुछ ऐसा सामान लें जिससे व्यापार फ़ायदे का होने लग जाए। तो ब्रिटेन ने अपनी बुद्धि चलाई। ब्रिटेन ने क्या करा, भारत में अफ़ीम की खेती होती थी। अब यहाँ से इसने क्या करा, अफ़ीम लिया और चीन में पहुंचाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई। अब जब चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई, नशा तो ऐसी चीज़ है ही, किसी भी चीज़ का नशा हो जब उसकी लत लगती है तो बहुत बुरा होता ही होता है। अब जब चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने इस अफीम को चीन में बेचना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन चीन में अफीम बेचता था, उससे जो पैसा इसे मिलता था उस पैसे से इसने क्या करा, सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भुगतान पहले सोने और चांदी में किया जाता था, वो भुगतान अब किस में किया जा रहा है, अफीम में किया जा रहा है। तो अब ब्रिटेन क्या कर रहा है, भारत से अफीम ले रहा है, चाइना को अफीम दे रहा है, बदले में चाइना से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और अन्य चीनी उत्पाद खरीद रहा है। अब ऐसे में व्यापार धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। इधर चीन की जो जनता है वो आधी से ज़्यादा अफीम की लत से परेशान हो चुकी है। इवन जो चीन के सैनिक हैं, 20% सैनिक भी इस लत से परेशान हो चुके हैं। अब जो चीन के राजा हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करके अपनी जनता को इस नशे से बचाया जाए। तो वो क्या करेंगे, अफीम को बैन कर देंगे। अब चाइना के राजा जब अफीम को बैन कर देंगे तो क्या होगा, ब्रिटेन और चाइना आपस में युद्ध लड़ेंगे और यूरोपियन शक्तियाँ ब्रिटेन के साथ होंगी, क्योंकि वो चीन का उपनिवेशीकरण यानी कि चीन को गुलाम बनाना चाहती हैं। और यही रहेगा अफीम युद्ध का कारण। अब इसको लिखना कैसे वो देखो। तो देखो भाई, चीन और ब्रिटेन में अफीम युद्ध का जो पहला कारण था वो था व्यापार असंतुलन। और व्यापार असंतुलन में मैंने आपको बता ही दिया है कि चीन को ब्रिटेन के सामान में या अन्य यूरोपीय देशों से जो भी सामान होता था उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके विपरीत यूरोप में चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, रेशम की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और चीनी मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन को चीन के साथ व्यापार में घाटा हो रहा था, क्योंकि उसे सोने और चांदी में भुगतान करना पड़ रहा था और चीन को उनसे कोई सामान लेना नहीं था। अब क्या हुआ, कारोबारी घाटे को यानी कि व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए ब्रिटेन ने एक नई चीज़ देखी और वो नई चीज़ क्या थी, अफीम थी। अब इन्होंने क्या करा, अफीम को इलीगल रूप से चीन में बेचना शुरू करा। अफीम की खपत चीन में बढ़ने लगी, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और समाज पर बुरा असर पड़ा। अफीम की लत से चीनी युवाओं और मजदूरों की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी गिर गई। अब भैया अफीम के खिलाफ चीन में विरोध होने लगा, क्योंकि अफीम का पूरे देश पे दुष्प्रभाव पड़ रहा था। चीनी सरकार ने इसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी, इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इवन 1839 में वहाँ के जो कमिश्नर थे लिन जेशु, उन्होंने अफीम को जब्त कर दिया और उसे जला भी दिया। अब भाई ब्रिटेन वालों को लगने लगा यार ये चीज़ तो हमारे साथ गलत हो रही है। उन्होंने सोचा अब इसका हम सबक सिखाएंगे। उस समय चीन में जो शासन था वो छिंग वंश का था। छिंग वंश की सैन्य शक्ति कमजोर थी, प्रशासन भी कमजोर था और ब्रिटेन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी नेवी पावर का यूज़ किया और चीन पर दबाव बना दिया। और इस तरीके से पहला अफीम युद्ध लड़ा गया 1839 से 1842। अब जब ये पहला अफीम युद्ध खत्म हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा,
तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि नानकिन की संधि हुई और ये संधि चीन के लिए बहुत अपमानजनक थी। चीन पर यह संधि थोपी गई और चीन के कई बड़े क्षेत्र ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिए। तो पहले अफीम युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन संधि हुई? नानकिन की संधि। इस संधि के द्वारा जो हांगकांग द्वीप था चीन का, वो ब्रिटेन को सौंप दिया गया और चीन के 5 बड़े बंदरगाह थे। उनमें से एक बंदरगाह था ग्वांगझू, एक फुजोउ, एक निंगबो, एक शंघाई, एक अमोई। ये यूरोपीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहो प्लेलिस्ट में वो चैप्टर पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि चीन ने कैंटोन व्यवस्था शुरू कर रखी थी। सिर्फ एक बंदरगाह जो था कैंटोन, वही इनके लिए खोला गया था। यानी कि जो यूरोपियंस थे वो सिर्फ कैंटोन बंदरगाह से ही व्यापार कर सकते थे। लेकिन नानकिन की संधि के बाद ये 5 बंदरगाह और खोल दिए गए और इसके बाद जो ब्रिटेन और यूरोपीय शक्तियाँ हैं, इनकी घुसपैठ चीन में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 21 मिलियन चांदी के जो सिक्के हैं, इनका मुआवजा भी ब्रिटेन को दिया गया। इस तरीके से एक तरफा संधि थी जिसमें ब्रिटेन को ही फायदा था। इस संधि का दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि यूरोपियन शक्ति की दखलंदाजी चीन में बढ़ चुकी थी। ये वो व्यापार करने के लिए चीन को लगातार कमजोर कर रहे थे और चीन पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ, उसका भी रीज़न वही था। ये युद्ध जो है वो 1856 से 1860 के बीच में लड़ा गया है। अगर आप किताब में पढ़ोगे तो किताब में ये डेट 1858 लिखी है, लेकिन रियल में जो ये युद्ध है वो 1856 से शुरू हुआ है और 1860 तक चला है। इस युद्ध का कारण ये था कि ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है, अफीम की जो चीन में घुसपैठ है अफीम की लगातार चालू है। ब्रिटेन लगातार अफीम बेच रहा है वहाँ पर, पूरी तरीके से प्रतिबंधित अभी भी छिंग वंश जो है वो नहीं कर पाया है। ऐसे में क्या होगा, जब दूसरा अफीम युद्ध होगा तो संधि होगी तेनसिन की संधि। अब जो ये तेनसिन की संधि होगी, इस संधि के तहत चीन को और ज़्यादा रियायतें देनी पड़ेगी ब्रिटेन को। अफीम व्यापार जो अब तक इलीगल था, उस अफीम व्यापार को अब लीगल कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक द्वीप है काउलून द्वीप, ये भी ब्रिटेन को उन्हें देना पड़ेगा। चीन की जो सॉवरेंटी है, चीन की जो संप्रभुता है, उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पर भी नुकसान पहुंचेगा। इन युद्धों के बाद जो चीन के राजा हैं वो अपने निर्णय खुलकर नहीं ले पाएंगे। विदेशी शक्तियों ने चीन पर कब्जा कर लिया है एक तरीके से। फ्रांस, रूस, अमेरिका भी चीन के ऊपर अपनी शर्तें थोप रहे हैं ताकि वो भी इससे व्यापार कर सकें और चीन का फायदा उठा सकें। इसके अलावा इन संधियों का चीन को क्षेत्रीय नुकसान भी होगा। हांगकांग द्वीप, काओलॉन प्रायद्वीप तो कब्जा हो ही चुका है। अन्य तटीय क्षेत्रों पर भी विदेशी शक्तियां जो है अपना नियंत्रण बढ़ा रही हैं। इसके अलावा अफीम व्यापार को वैध करने में चीन में अफीम की खपत बढ़ गई। बड़े पैमाने पर जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि समाज में एक बड़ा वर्ग नशे की चपेट में आ गया, जिससे न सिर्फ यूरोप की चाइना की अर्थव्यवस्था बल्कि चाइना की सामाजिक व्यवस्था ही प्रभावित हुई। अफीम युद्धों का कोई शॉर्ट टर्म प्रभाव नहीं था, बल्कि ये लंबे समय के लिए प्रभाव था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके चीन जो है वो औपनिवेशिक जो राष्ट्र बनता जा रहा है। यूरोपियन जो शक्तियां उसे अपना उपनिवेश बना रही है। हालांकि पूरी तरीके से चीन कभी गुलाम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। चीन बंदर बाट की कहानी बढ़ेगा। क्या होगा, वहां पर फ्रांस भी सोचेगा मैं इस पर कब्जा कर लूँ, ब्रिटेन भी सोचेगा मैं इस पर कब्जा कर लूँ, अमेरिका भी यही सोचेगा, रूस भी यही सोचेगा और जापान भी यही सोचेगा। ठीक है, इधर जर्मनी और इटली की निगाहें भी किस पर होंगी? चीन पर होंगी। तो इस तरीके से चीन ना किसी एक भी महाशक्ति का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि ये सोचा जाएगा कि चीन का क्षेत्रीय बंटवारा हो जाए। बट इससे पहले ही चीन के लोग जागरूक हो जाएंगे और चीन में क्रांति हो जाएगी। तो अफीम युद्ध का पहला प्रभाव ये पड़ा कि चीन अर्ध औपनिवेशिक राष्ट्र बन गया। इसके अलावा छिंग वंश की सत्ता तो कमजोर हो चुकी थी। चीन का जो समाज था वो अस्थिर हो चुका था और चीन में अपमान का भाव हो चुका था। इस वजह से चीन में देशभक्ति की भावना भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। विश्व की व्यापार प्रणाली में बदलाव आया। यूरोपीय शक्तियों ने चीन के पूरे व्यापार पर कब्जा कर लिया था और उसकी अर्थव्यवस्था को ही अपनी तरीके से डाल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इन अफीम युद्धों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो चीन है अब वो एकांतवास की नीति खत्म कर चुका है और वो यूरोपियन शक्तियों की चपेट में आ चुका है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अफीम युद्ध केवल व्यापारिक संघर्ष नहीं थे, बल्कि चीन और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व की लड़ाई का ही प्रतीक थे। इन युद्धों ने चीन की सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। चीन को न केवल अपमान का सामना करना पड़ा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से यूरोपीय शक्तियों के पंजे में आ चुकी थी। हालांकि इन युद्धों का एक पॉजिटिव प्रभाव ये रहा कि चीन में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार हुआ और कई सारे लोग इसलिए इकट्ठे हो गए कि वो सब चीन को किसी भी एक महाशक्ति का गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि चीनी संप्रभुता को बनाए रखना चाहते थे। और इसलिए चीन में जो राष्ट्रवाद का उदय होगा, देशभक्ति का उदय होगा, ये इन अफीम युद्धों का जो है सकारात्मक परिणाम होगा। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि अफीम युद्ध के कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पीडीएफ में है
वो क्वेश्चन ये है कि ताइपिंग विद्रोह की विशेषता और इसकी त्रिपक्षीय प्रकृति जो थी राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, जब आप चीन की हिस्ट्री पढ़ते हो तो चीन की हिस्ट्री में जो 1851 से 1864 का 13 सालों का जो ये समय है, ये समय ताइपिंग विद्रोह का है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है वो छिंग वंश के खिलाफ विद्रोह करेगी। इस विद्रोह की प्रकृति जो होगी वो राष्ट्रीय भी होगी, धार्मिक भी होगी और सामाजिक भी होगी। ये कैसे होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय पहलू पढ़ते हैं। तो देखो, जब चीन में छिंग वंश आया तो ये छिंग वंश बाहरी लोग थे, खास तौर पर मानचू साम्राज्य। तो चीन के लोग ना इन्हें अपना नहीं समझते थे, ये सोचते थे विदेशी लोग हैं, ये चीन का भला कैसे कर पाएंगे। जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सल्तनत काल में जो सल्तनत कालीन राजा थे वो सारे बाहर से आए थे, तुर्किश थे, ठीक है, या फिर जो है अफगानिस थे। तो जो बाहर का बंदा है वो फिर हमारे देश के बारे में क्यों सोचेगा, वो तो अपने बारे में सोचेगा। सेम चीन में भी यही था। चीन में जो छिंग वंश था ये बाहरी था, और चीन के लोग ये सोचते थे जब ये बाहरी लोग हैं तो कभी भी हमारे लिए क्यों सोचेंगे। तो ताइपिंग विद्रोह के समय छिंग वंश अपनी शक्ति और वैभव खो रहा था। यह मूलतः मांचू जनजाति का था जिसे विदेशी रूप में देखा जाता था। चीन की जो मेजोरिटी थी वो हान लोगों की थी, और ये मांचुओं को बाहरी लोगों की तरह देखते थे, और रियल में ये बाहरी ही थे। हान चीनी लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि माइनॉरिटी जो बाहर से आई है वो हमारी सत्ता चला रही है, और हम हान लोग जो यहाँ की सबसे बड़ी मेजोरिटी है यार, हम इसी तरीके से बैठे हुए हैं। तो ताइपिंग विद्रोह ने छिंग वंश का विरोध किया, इसे विधर्मी और अधर्मी करार दिया, और सभी हान लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करी। तो अगर हम राष्ट्रीय पहलू की बात करेंगे ताइपिंग विद्रोह का, तो ताइपिंग विद्रोह का राष्ट्रीय पहलू ये है कि छिंग वंश के प्रति विरोध आएगा, और ये कहा जाएगा कि छिंग वंश इस सत्ता से बाहर हो जाए। हालांकि इस समय नहीं हो पाएगा, आगे चलकर होगा। इधर जो यूरोपियन शक्तियां शुरुआत में ताइपिंग विद्रोह को सपोर्ट करेंगी, लेकिन आगे चलकर वो ये सोचेंगे कि ताइपिंग विद्रोह को ख़त्म किया जाए और मांचुओं से क्या करा जाए, फ़ायदा उठाया जाए। अब अफीम युद्धों के बाद चीन पर यूरोपीय शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में चीनी लोग इस हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। ताइपिंग आंदोलन ने यह सोचा कि जो विदेशी लोग हैं ये हमारे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ये चीन की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि छिंग वंश जो है विदेशी हस्तक्षेप का प्रतीक बन चुका है। हम विदेशी ताकतों को भी भगाना चाहते हैं और जो है छिंग वंश को भी भगाना चाहते हैं। तो शुरुआत में जो यूरोपियन शक्तियां वो ताइपिंग विद्रोह में साथ देंगी, लेकिन जब ताइपिंग विद्रोह इनके भी खिलाफ हो जाएगा तो ये मांचू साम्राज्य का साथ देंगे और ताइपिंग विद्रोह को दबाने में मदद करेंगी। धार्मिक पहलू करें तो धार्मिक पहलू इसका यह है कि पहले क्या था, चीन में कन्फ्यूशियसवाद चलता था। अब चीन में क्या होगा, इस विद्रोह के बाद ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता जाएगा और धार्मिक सुधार होंगे। होंग शिकायकोन या फिर शिकुआन, ये जो व्यक्ति था ये इसकी अपनी निजी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। इसका ये दावा था कि इसे ना यीशु महाराज ने दिव्य दर्शन दिए हैं, ये यीशु मसीह का छोटा भाई है, और ये स्वर्गीय राज्य स्थापना करना चाहता है, और ये छिंग वंश को ख़त्म कर देगा और चीन को एक नए तरीके से आगे बढ़ाएगा। उनके विचारों ने ईसाई धर्म पर आधारित नए सामाजिक स्थापना की बात करी। उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। चीन के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, इन सब का इन्होंने क्या करा, विरोध किया। तो ताइपिंग विद्रोह का जो पहला पहलू था वो राष्ट्रीय था, तो दूसरा धार्मिक पहलू भी था, धार्मिक सुधार भी था, जो वहाँ कन्फ्यूशियसवाद चलता था उसके खिलाफ था ये। और साथ ही साथ इसने क्या करा, इसने चीन में ईसाई धर्म की नींव डाली, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। यूरोपियन शक्तियाँ जो शुरू में सपोर्ट कर रही थी ताइपिंग विद्रोह को, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि ये ईसाइयत को बढ़ावा दे रहा था। तो ताइपिंग आंदोलन ने धार्मिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। इसने एथिक्स की बात करी, पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की बात करी, धार्मिक न्याय की बात की गई। सामाजिक पहलू यह है कि ताइपिंग आंदोलन ने समाज में जो असमानताएं थीं उनका विरोध किया, किसान और गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाई। ये कहा कि धन का जो बंटवारा है वो गलत तरीके से है, कुछ लोग अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। ताइपिंग ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया और जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं के अधिकारों की भी बात की गई इस विद्रोह में। बाल विवाह, बहुविवाह और स्त्रियों के जो पैर बांधने की प्रथाएं थी इन्हें समाप्त करने की बात की गई। कृषि में सुधार करने की बात की गई। इन्होंने कहा जो भूमि है वो जनता की संपत्ति होनी चाहिए और किसानों को उनकी मेहनत के आधार पर मेहनताना मिलना चाहिए। टाइपिंग विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, बड़े पैमाने पर विशाल जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। ये अनुमान लगाया जाता है कि 2 से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई होगी। 13 सालों में जो ये बड़ा बहुत लंबा संघर्ष चला है टाइपिंग विद्रोह, ये सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक है। युद्ध और अकाल की वजह से चीन के कई क्षेत्र उजड़ गए और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा। छिंग वंश कमजोर हो ही चुका था और आगे चलकर 1911 की जब क्रांति होगी तो छिंग वंश खत्म हो जाएगा। ताइपिंग विद्रोह ने भी चीन के अंदर एक नई सोच को जन्म दिया। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार की बात करी, गरीब तबकों की बात को उठाया।
धार्मिक प्रभाव हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने की बात की। विदेशी हस्तक्षेप यानी कि इस विद्रोह के दौरान फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन्स ने क्या करा, छिंग वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और चीन में इंटरफेयर किया। सारांश ये निकलता है कि ताइपिंग विद्रोह सिर्फ किसी एक व्यवस्था के खिलाफ उठाया गया आंदोलन नहीं है, बल्कि ये विद्रोह का राष्ट्रीय पहलू भी है। इसने धार्मिक मुद्दों को भी उठाया, इसने सामाजिक मुद्दों को भी उठाया है। तो कहीं ना कहीं ताइपिंग विद्रोह सिर्फ सत्ता को खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने की भी बात करता है। अगला क्वेश्चन, चीन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? इसकी चर्चा हम इस वीडियो के भाग 2 में करेंगे। टोटल इस पीडीएफ में 8 क्वेश्चन हैं। अगर ये पीडीएफ आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।